नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा सरकार जल्द ही अपना बजट पेश करने वाली है, लेकिन बजट के पेश होने से पहले नायब सिंह सैनी लगातार प्री बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यानी कि बजट को लेकर के प्रदेश की जनता, उद्योगपति, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रही है। नायब सिंह सैनी की यह सोच है कि समाज के हर वर्ग से विचार विमर्श करके बजट का प्रारूप तैयार किया जाए। बजट में समाज के हर वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। नायब सिंह सैनी ने अपने प्री बजट चर्चा के जरिए लोगों से उनके सुझावों को लिया है। नायब सिंह सैनी का यह कहना है कि लोगों के सुझाव को बजट में शामिल किया जाएगा। नायब सिंह सैनी का यह भी कहना है कि प्रदेश का आगामी बजट केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह हरियाणा के 2.80 करोड़ नागरिकों की आशाओं, आवश्यकताओं और सुझावों पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह सरकार जन भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सीएम नायब सिंह सैनी जहां बजट को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष बजट पेश होने से पहले ही सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस और इनेलो के नेता लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार पर हमला बोलते हुए कि सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सीएम लगातार हर मंच से कह रहे हैं 217 संकल्प में से 54 पूरे किए। बजट के साथ ही हुड्डा ने कर्ज को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, एक भी इंडस्ट्री आई नहीं। हुड्डा के साथ साथ इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी सरकार पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश के ऊपर 3.70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल यह है कि बजट पर आखिर ये जो शोर है वो क्यों है, उद्योग और इंडस्ट्री पर यह घमासान क्यों है, और चुनावी वादों को लेकर के जो सियासत है वो प्रदेश में आखिर क्यों गरमाई हुई है। साथियों, सरकार की भी सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट जनता का होना चाहिए। उसके ऊपर आप सबने ये प्रतिक्रिया भी बीच बीच में दिया है। हमने जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, 2047 विकसित भारत। और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज फिसल गया। आज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में हम 18 में से 14वें स्थान पे हैं। तो बताओ, कर्जा बढ़ रहा है। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा आज हरियाणा पर है। किया कुछ नहीं। अखबारों में आती है भाई कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई नया वो नहीं आया, बल्कि जो खरखौदा में जो मारुति की आई है वो, मैं उनके मारुति के मालिक, उनकी डेथ हो गई, वो सुजुकी, उस टाइम फैसला करके आया था। 12 साल डिले करा दिया अपन प्रोजेक्ट। तो ध्यान देना चाहिए सरकार को इस बात पर। एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज कौन सा साल है? आमदनी तो दुगनी करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। उस टाइम डीजल क्या भाव था 2014 में, आज डीजल का क्या भाव है? खाद का क्या भाव था? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था? इनपुट की कॉस्ट तो बढ़ गई, किसान की आमदनी घट गई। और कोई भी आप देखो, नाम देते हैं स्कीम का, ये लाडो लक्ष्मी इन्होंने चलाया, और आप उनका घोषणा पत्र उठा के देखो, उसमें यह था कि हम 2100 रुपया सबको देंगे 18 साल से ऊपर महिलाओं को लेके जो पेंशन नहीं लेते हैं। उसके हिसाब से 85 लाख
तो कुल मिलाकर के समय पूरे प्रदेश की जनता को इंतजार है कि इस बार का जो बजट है वो क्या रहेगा। प्रदेश की जनता की तमाम आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए प्री बजट पे चर्चाएं भी हैं, लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, चाहे प्रदेश पे कर्ज से संबंधित सवाल हो कि कर्ज बढ़ता जा रहा है, चाहे ये सवाल हो कि जो वायदे किए गए थे उनमें से कितने वायदे पूरे किए और अब बजट से भी आप क्या लाभ देंगे, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। कृष्ण शर्मा बास्ताड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण शर्मा बास्ताड़ा जी, आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। प्रियदर्शनी जी, आपसे शुरुआत करूंगा, चूंकि बजट को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि इस समय प्री बजट बैठकें हो रही हैं, मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग वर्ग के साथ बैठ करके जो उनके सुझाव हैं वो ले रहे हैं ताकि उसको बजट में आप इंक्लूड करें। लेकिन इसके साथ सवाल विपक्ष का लगातार इस पर जारी है कि प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज बढ़ गया है, जनता को राहत के नाम पर आप क्या दे पाएंगे। और इस पर भी सवाल है कि जो वायदे आप लोगों ने किए, आप कहते तो हैं कि आपने वायदों को पूरा किया है, 53 वादे आपने पूरे कर लिए, लेकिन वो भी धरातल पर नहीं उतरे हैं। कैसे देखती इन आरोपों को विपक्ष के? आयुष जी, आपको नमस्कार। पैनल में बैठे हुए सभी साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, 2025 और 26 की अगर हम बात करें तो हरियाणा बजट जो हुआ था, हम लोगों ने जो पेश किया था वो 2-4 मतलब कि 2,40,17 करोड़ रुपए का बजट था। अगर आप उस बजट को देखेंगे और इसमें हमारा कृषि का बजट था, शिक्षा का बजट था, युवाओं के लिए बजट था और बाकी सारी योजनाएं जो थी वो सब जो थी वो शामिल थी हमारे इस बजट में। और अक्सर ये जो जिसको कहते हैं ना, विपक्ष हमारे पर आरोप लगाने की जो कोशिश करता है कि जी, जिसको कहते हैं ना, ये जो कर्ज हमारे ऊपर है, ये कर्ज कैसे निपटाएंगे, कैसे उठाएंगे। तो पहली बात तो मैं बहुत ही जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि जब हमारे पास ये सरकार आई थी, हुड्डा जब की सरकार थी, हुड्डा साहब ने ऑलरेडी एक सब्सटैंशियल बजट और कर्जा ले रखा था। 33.1 आई थिंक सो हम लोग रिजर्व बैंक से अपनी, अगर हमें हरियाणा की प्रगति के लिए चाहिए या किसी राज्य को चाहिए तो उस तरीके का बजट हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिलता है। वो ऑलरेडी वो ले चुके थे, कंज्यूम कर चुके थे और उससे ज्यादा भी कंज्यूम कर चुके थे, और उसके बाद भी कोई जन कल्याण की चीजें नहीं हुई थी। तो अगर हम जो जिस तरीके का आरोप हुड्डा साहब लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो कर्ज तो डबल हो जाना चाहिए, 6 लाख करोड़ के करीब जो बता रहे हैं इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और अलबत्ता हम लोगों ने बाकायदा उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन हम बार बार केंद्र सरकार को चुकाए भी जा रहे हैं, जो कि हुड्डा साहब के द्वारा लिया गया है, हमारे द्वारा नहीं लिया गया है। अभी तो हम हुड्डा साहब का ही द्वारा जो लिया हुआ है वही चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हम लोग जन कल्याण के कार्य हैं, चाहे लाडू लक्ष्मी योजना के तहत हो, चाहे आयुष्मान योजना के तहत हो, चाहे हॉस्पिटल में डायलिसिस फ्री करवाने की बात हो, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे अच्छे इंस्टीट्यूट खोलने की बात हो, चाहे रेवाड़ी में इंस्टीट्यूट खोलने की बात करें। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो देखिए, हमें कोई भी, भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें कोई भी मात नहीं दे सकता है। आज डीएनडी फ्लाईओवर आप देख लीजिए, आप आराम से उस फ्लाईओवर से अगर आपको चंडीगढ़ पहुंचना है तो आप 4 घंटे में पहुंच जाएंगे चंडीगढ़, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से पहुंच जाएंगे। आज वही एक समय था कि जब हुड्डा साहब के समय पे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती थी, किसानों को मुआवजे में 5 रुपए और 10 रुपए मिलते थे। आज हुड्डा साहब बात कर रहे हैं कि किसान कल्याण नहीं हो रहा है। आज पहले वो अपने दिन याद कर लें, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया था, गलत नीतियों से इंडस्ट्री आई नहीं। वो ये कह रहे हैं कि एक तो कर्ज आपने लिया, इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर हो नहीं रहा, इंडस्ट्री आ नहीं रही, किसानों की आय बढ़ नहीं रही, आम आदमी के हाथ में पैसा जा नहीं रहा, तो ये जो कर्ज आप ले रहे हैं उसको रिपे कैसे करेंगे? ये तो प्रदेश के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा लोगों को, वो ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने तो इसका हिसाब बता दिया ना कि जब हमारे पास सरकार आई थी, हुड्डा सरकार ने ऑलरेडी जो सब्सटैंशियल अमाउंट जो था वो ले रखा था। हमने तो वो नॉमिनल आरबीआई से लिया है जितनी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, और वो भी हम पूर्ण रूप से अभी तक हुड्डा साहब का ही खर्चा वापस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की बातें विपक्ष को सोचने से पहले अपने आप को और अपनी सरकार को भी देख लेना चाहिए, अपने समय का भी थोड़ा सा आकलन कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि बजट जो है, हमने पिछली बार भी जो बजट किया था उसी से हमने कितने सारे जन कल्याण के काम किए। अब आपको मालूम है कि लाडू लक्ष्मी योजना का हमारा मेरे ख्याल से तीसरा फेज चल रहा है,
दूसरा या तीसरा फेज। और इसमें सारी महिलाओं को 2100 रुपए का जो हमने वादा किया है, हम पूरा का पूरा वादा पूरा करेंगे। तो इसलिए इन्होंने कितनी महिलाओं को दे दी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुजुर्ग पेंशन इनके समय पे कितनी थी, हमारी कितनी थी, आप ये बताइए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जो है कल्याण को पूर्ण रूप से करने के लिए अग्रसर हैं। कृष्ण शर्मा बासाड़ा जी, आप लोग बार बार कर्ज को लेकर के सवाल उठाते हैं, तो उनका यह भी कहना है कि भाई कर्ज तो सारी सरकारें लेती हैं, आप लोगों ने भी अपने समय में कर्ज लिया था, ये भी ले रहे हैं। समस्या इस बात की है कि आप ये बताते नहीं कि आपने कर्ज लिया था और उसको कहां खर्च किया, और इस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आपने इतना ज्यादा कर्ज क्यों ले लिया, जबकि वो जो सीमा है उसके निर्धारित सीमा के अंदर ही है। कैसे देखते हैं फिर इन आरोपों को आप, कृष्ण शर्मा बासाड़ा? आवाज आ रही है सर? जी बोलिए बोलिए। देखिए, बजट तो सभी सरकारों की एक निरंतरता की वो एक वो है, मतलब क्या वो निरंतरता ही सभी सरकारों का है, हर साल बजट पेश किया जाता है। लेकिन अभी हमारे जो नायब सैनी जी 2 दिन गुड़गांव में जो 2 दिन का बजट सेशन जो उन्होंने सुझाव लिए और अब अपने हिसार में लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि असल में तो इन्होंने सुझाव अभी तक ये नौसिखिया लोग जो सुझाव ही लेते रह जाएंगे क्या, अभी तक इन 11 साल में ये सुझाव लेना भी नहीं सीखे। एक जो हमारी बहन जी इसमें नौसिखिया क्या भाई, जनता से सुझाव लेना, अलग अलग वर्गों से सुझाव लेना, ये तो एक अच्छी पहल है, ये तो बढ़िया बात है, ये तो होना चाहिए। और सुझाव तो हर बार बदलते भी ना लोगों को। आज मैंने सुझाव दिया है, हो सकता है अगले बजट तक मैं कोई और नया सुझाव दूं, उसमें नौसिखिया वाली क्या बात? सुझाव पंजाब चुनाव के लिए हो रहे हैं, ये हरियाणा के लिए नहीं कुछ भी हो रहा। नहीं, सुझाव बजट के लिए लिए गए। अगर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं, आप बताइए कि आप बजट से क्या अपेक्षा रखते हैं, तो जो लोग जो सुझाव दे रहे हैं उन सुझावों को अमल में लाने की कोशिश होगी। इसमें नौसिखिया वाली क्या बात हुई? ये तो सभी सरकारों को करना चाहिए। ये प्रश्न हो सकता है कि भाई वो सुझाव आप बजट में शामिल कर पाए या नहीं कर पाए। 70 लोगों ने सुझाव दिए, किसके मानने जी? आयुष जी बताओ आप, किसके मानने? कितने सुझाव मानते हैं ये लोग? ये सुझाव अगर मान लें, अगर हरियाणा के लोगों की नब्ज को देख के चले तो कोई दिखते नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने किया, भाई 217 जो हमने वो रखे थे अपने मैनिफेस्टो में, वो हमने पूरे कर दिए हैं 54 के करीब। सिर्फ चार ही मैनिफेस्टो में जो मेन मुख्य बातें थी वो ये अगर पूरा कर दे। एक तो इन्होंने कहा था सर 2022 में सबके गरीब के सिर पे छत होगी, 2022 में कोई गरीब बगैर छत के नहीं रहेगा। एक इन्होंने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। एक इन्होंने कहा था पहली कलम से, इन्होंने, आपको याद होगा सर 2014 में इन्होंने एक पहली कैबिनेट में पहला प्रस्ताव पास किया था कि काला धन लेके आएंगे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी उसको अलग अलग कमेटी में लिए थे। वो काला धन कितना आया, उस पर क्या कार्रवाई हुई, और वो काले धन की 15 लाख जो इन्होंने जुमला दिया था, एक वादा किया था मेन गरीबों को बकाने के लिए, उस 15 लाख किस किस के खाते में गए सर? ये और महंगाई की दर उस समय क्या थी और आज क्या है, ये सारी बातें ये कहते हैं, ये जो वादे करते हैं, ये वादे तो एक निरंतरता सरकार की प्रोसेस है। हर छोटे मोटे शिक्षा है, कोई शिक्षा में ज्यादा है कोई कम है। शिक्षा में टीचर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। हॉस्पिटलों में अगर इनका बजट इतने 2 लाख करोड़ का बजट, और हमारे टाइम में कितना था 89 लाख करोड़ का, तो इसमें हॉस्पिटल में रेफरल होते हैं सभी। अगर कोई मरीज गलती से चला जाता है, कोई एक्सीडेंट, हम जीटी रोड से उठा के ले जाते हैं, उसको चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर देते हैं। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें किसी बात का इलाज हो, क्योंकि कोई उचित ना दवाई है, ना मशीन, ना कोई मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना कोई आईसीयू का है। किसी शिक्षा में कोई लेक्चरर नहीं है, अगर लेक्चरर भी है तो चलिए कुल मिला के कृष्ण शर्मा बासाड़ा जी, आपका ये कहना है कि ये जो कर्ज ले भी रहे हैं वो सही जगह पे खर्च नहीं हो रहा है, कि अगर आपने पैसा लिया भी है तो फिर ये सुविधाएं होनी चाहिए, और इसलिए आपकी इस पर आपत्ति है। ठीक है, ठीक है, पेंशन के उसमें मैं पंजेटा जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है पंजेटा जी, एक तो बजट को लेकर के जाहिर है कि लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन अब उस पर सवाल ये भी है कि भाई इतना कर्ज तो आपने ले लिया, लेकिन अब बजट में आप लोगों को क्या दे पाएंगे, और फिर जो कर्ज लेते जा रहे हैं वो कहां जा रहा है? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए आयुष जी, पहले तो
जनता ने तो उम्मीद करनी ही बंद कर दी है, चाहे कोई भी वर्ग है, चाहे युवा वर्ग है, किसान वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, महिलाएं हैं, सभी जो है ये बड़ी उम्मीद रखते हैं सरकार से कि उनके लिए कुछ नया बजट आएगा, तो नए बजट में उनके लिए कुछ होगा। बजाय कि उनके लिए कुछ होगा, हर बार आप देखते हैं कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो है वो कर्ज निरंतर तौर के ऊपर बढ़ता चला आ रहा है। अभी अखबारों में अलग अलग फिगर्स आती हैं, चाहे हम कोट करें चाहे कांग्रेस कोट करे, कांग्रेस 5 लाख करोड़ कहती है, हम कहते हैं 4-4.5 लाख करोड़ का हरियाणा के ऊपर आज कर्ज है। उसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर सेंटर का भी कर्ज मिला ले हम, जो देश के ऊपर कर्ज है वो अलग है, वो लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर है, और हरियाणा का लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर है। तो मोटा मोटा 5 लाख रुपए के हम सभी जो है आज हरियाणा के अंदर कर्जदार। ये कर्ज जो बढ़ता है, ये बोलना कि भाई पहले की सरकारें कर्ज लेती थी, चलो अभी आरबीआई ने एक लिमिट बना दी है कि आप इस लिमिट, तो क्या उसके ऊपर चलो पंजाब और स्टेट्स भी जाती हैं भी, आप इसके अंदर अंदर आप ले सकते हैं। लेकिन अभी दैनिक भास्कर की भी रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर बड़ी चिंता का विषय है कि उसमें देश के अंदर केवल राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को, जिसके अंदर हम 2 नंबर पे हैं, हरियाणा नंबर 2 पे है जहां कर्ज की स्थिति, उसके बाद हरियाणा की जो इनकम है उसके अनुपात में हम -30.2 पे जा रहे हैं, राजस्थान -16.7 पे है। तो निरंतर तौर के ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, और कर्ज बढ़ने का मतलब है कि ये कर्ज किसी ने, इन्होंने अपनी जेब से तो देना नहीं, 1 रुपया भी नहीं देना। सत्ता में जो बैठे लोग हैं, बड़े बड़े इनके पास महकमे है, एजुकेशन का 21,000 करोड़ का बजट है, किसी का कितने हजार करोड़ का बजट है। पहली बात तो क्या उसी उसमें जो है पूरा बजट जो है वो यूटिलाइज होता है? पूरा बजट ही यूटिलाइज नहीं होता, और मिस यूटिलाइज जरूर हो जाता है। कोई भी टेंडर है वो 40-50% कमीशन के ऊपर, फिर गुणवत्ता के ऊपर, उसके बाद टेंडर में काम कैसा हो रहा है, ब्लैक लिस्ट हुए लोगों को दोबारा दोबारा काम मिलता है। तो ये आप ये चीज को निकाल दीजिए, अगर 5 लाख रुपए हैं तो इसका मतलब वो आपसे वसूले जाएंगे। बिजली महंगी होगी, स्टैंप ड्यूटी महंगी होगी, ईडीसी चार्जेस महंगे होंगे, और हुए भी हैं। ये हर टैक्सेस, टोल टैक्सेस और जो सरकारी फीस है, तो ये बोलना कि सरकार हमें कुछ देगी, जनता को कुछ देगी, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि सत्ता पक्ष आपसे और कितना लेगा, क्योंकि आप जो पैसा टैक्स पे देते हैं उससे हरियाणा की सरकार चलती है। वैसे तो चलो उससे बहुत ज्यादा जो है वो कर्ज उठाती रही है। अभी पॉल्यूशन के लिए बताइए, वर्ल्ड बैंक से 3,000 करोड़ रुपए कहते हैं हमने पॉल्यूशन से निपटना है, हमें 3,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। तो जितने भी वर्ग मैंने बताए हैं, युवा को तो जॉब्स ही नहीं मिल रही हैं। अगर बजट आपका इतना है, 4 लाख 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है, आप कहते हैं हमने बजट इतने गुना बढ़ा दिया, तो आपकी पक्की नौकरियां आज की डेट के अंदर 2.5 लाख भी नहीं है, पूरी 240 2.25 के आसपास है, जो सरकारी आंकड़ा है। क्यों आप पक्की नौकरी नहीं दे रहे? फिर आपको इतना पैसा किसके लिए चाहिए? डेवलपमेंट के नाम पे आपको पता है कि सड़कों का हाल क्या है, ये तो विधानसभा के पटल पे हर विधायक उठा रहा है। पीने के पानी की गुणवत्ता, मैं हर रोज कोई ना कोई चैनल के ऊपर, कहीं रोहतक में, कहीं झज्जर में, कहीं बालम में, हर जगह, अब तो जल शक्ति मंत्रालय की ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट आई थी, उसमें नंबर 2 पे यूरेनियम कंटामिनेशन के अंदर नंबर 2 पे है। आप ये देखिए ना, तो अगर मूलभूत सुविधाएं सत्ता पक्ष नहीं प्रोवाइड कर सकता, स्वच्छ पानी नहीं प्रोवाइड कर सकता, बिजली निरंतर महंगी, आपको ये सिर्फ बोलने की बात है। हर व्यक्ति ये जानता है कि उसका पहले बिजली का बिल कितना आता था, और जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं सबके दुगने तिगने बिजली के बिल आ रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, नहीं हम सब कुछ, सत्ता पक्ष तो आपको हर चीज के फायदे गिनाएगा। सत्ता पक्ष तो कहेगा 4 लाख करोड़ क्यों, हम तो 8 लाख करोड़ लेंगे, और कर्ज लेना अच्छा है। लेकिन सच में ये है, कर्ज लो घी पियो, ये जितना कर्ज है उतना भ्रष्टाचार है। मैं तो कहूंगा इसको बिल्कुल प्रपोर्शन कर देना चाहिए।
जितना आपका कर्ज है उतना, और अगर जो सही जगह यूटिलाइज हो रहा है। अब तो ये छोटी मोटी चीजों को वो ही नहीं मानते हैं आयुष जी। कोई 18 करोड़ 20 करोड़ को तो घोटाला ही नहीं मानते हैं ये, जब तक हजारों करोड़ों। आपको एक उदाहरण देता हूं, इन्होंने एक कहा कि आपने जीएसटी की बचत कीजिए। अब जीएसटी की बचत करने के लिए केवल उसकी मशहूरी और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इन्होंने 4 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च दिए। 1 करोड़ 62 लाख तो प्रतिदिन आरटीआई ने बताया कि ये एडवर्टाइजमेंट पे खर्चते हैं। जनता के पैसे से हर दूसरे दिन कोई ना कोई हरियाणा में उत्सव है। अगर केवल जब से अभी ये तीसरी बार जो सरकार बनी है, केवल उत्सवों के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया है। तो बजेटा जी, आपका ये कहना है कि केवल एडवर्टीजमेंट पर या जिस तरह से पैसों को खर्च किया जा रहा है, अगर वो सही तरीके से और सही जगह पर होता तो शायद उसका लाभ हो सकता था, इसलिए कर्ज लेकर के इस तरह से बजट को देना, ये आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला। ठीक है राजेंद्र जी, मैं खत्म कर रहा हूँ। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अगर कोई योजना भी शुरू कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होती है, अब आप उसका गूगल करके देखिए, उसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितनी, योजना के ऊपर तो खर्च है ही, उसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर 80% है उसका। उसमें वो जो बजट 80% उसमें चला गया। जहां एक द्वारका के अंदर सड़क बनाने का कोई इन्होंने टेंडर किया था, 3-4 करोड़ की बनेगी, फिर कहा उसको टेंडर को उसको 4 गुना बढ़ा दिया, कहते 16 करोड़ की बन जाएगी सड़क। 1 किलोमीटर 250 करोड़ में बनाई थी इन्होंने। वो जनता का बजट, मैं कहता हूं ना तो देश में कहीं पता है कि ये जनता का पैसा कहां जा रहा है, ना हरियाणा के प्रदेश के अंदर पता है। आप ये कह रहे हैं कि पैसा कहां जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, अब मैं राजेंद्र जी का रुख कर रहा हूं। राजेंद्र जी, ये बजट को लेकर के हम लोग देखते हैं कि हर बार ठीक है, लोगों को उम्मीद भी होती है, हालांकि पंजेटा जी कह रहे हैं तो जनता ने उम्मीद भी छोड़ दी, लेकिन क्या बजट से हासिल होने वाला है इस बार, आप इसको कैसे देखते हैं? और उस पर जो बार बार प्रश्न उठते हैं और हर बार बजट से पहले ये सवाल आ जाता है कि कर्ज इतना बढ़ गया प्रदेश के ऊपर, लेकिन वो पैसा जा कहां रहा है, तो कैसे देखते हैं इन सवालों को आप? हेलो जी राजेंद्र हेलो जी। हाँ जी देखिए, ऐसा है कि बजट जब पेश होता है तो उसमें पूरी डिटेलिंग होती है, पूरा ब्यौरा होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है। ये बजट का मतलब ही यही है कि पैसे की आमदनी, इनकमिंग किधर से होगी, क्या सोर्सेज हैं और वो किन मदों पर खर्च होगा। तो ये तो पैसे के आने और जाने का हिसाब तो हर साल बजट में सालाना पेश किया जाता है, और वो जो कर्ज बढ़ता है वो भी पेश किया जाता है कि आखिर में कहीं राजस्व घाटा है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी। तो ये तो बजट में सारा तय होता ही है। अब देखना ये है कि सरकार, मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी उन्होंने सुझाव लिए लोगों से, विभिन्न वर्गों से, सारे हितधारकों से, स्टेक होल्डर से सुझाव लिए, और इस बार भी वो सिलसिला जारी है। तो देखते हैं कि वो प्राथमिकताएं किस हिसाब से तय करते हैं कि पैसा जो आने वाला है उसको किन मदों में वो खर्च करते हैं और किस अनुपात में, किस परसेंटेज में खर्च करते हैं। प्राथमिकताएं किस तरह से बदलती हैं, नई प्राथमिकताएं आती हैं, पुरानी प्राथमिकताएं दूसरे दर्जे पर चली जाती हैं। तो ये इनके सुझावों के आधार पर ही तय होगा, और जब बजट आएगा तभी सामने खुलासा होगा कि सरकार ने ये जो सुझाव लिए हैं उससे क्या फैसला किया है। लेकिन सरकार के सामने एक बड़ा माइलस्टोन जो सरकार ने खुद ने तय कर लिया है कि उन्होंने जो है विजन 2047 का जो डॉक्यूमेंट जारी किया है, देखते हैं कि उस विजन को की तरफ आगे बढ़ने के लिए, हरियाणा को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अब इस बजट में क्या परिवर्तन होता है। सबसे बड़ी चुनौती तो रोजगार और जीएसडीपी को आगे बढ़ाने की है, उसको स्पीड अप करने की है। तो उसमें उद्योगों का, एग्रीकल्चर क्षेत्र तो अपनी तरीके से काम कर रहा है और उसकी अपनी एक सीमाएं हैं, और वो कितना बढ़ाया जा सकता है कि लगातार पैदावार बढ़ा के, सिंचाई क्षमताएं बढ़ा के जो है उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जीएसडीपी में उसका योगदान, अंशदान बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इंडस्ट्रीज का रास्ता खुला हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, तो जीएसडीपी में एक बड़ा इजाफा होता है। तो अब ये जो आने वाला बजट है इस साल का, अभी तो मंथन चल रहा है, विभिन्न स्टेक होल्डर्स से जो है बातचीत हो रही है, तो ये सरकार अपनी प्राथमिकताएं क्या तय करती है
ये तो इसका खुलासा बजट में ही होगा। नहीं, लेकिन ये है राजेंद्र जी कि इसी को लेकर के प्रश्न उठा। एक तो कृष्ण शर्मा जी ने कहा कि भाई ये आपको क्या जरूरत पड़ती है लोगों से पूछने की, इसका मतलब आप नौसिखिए हैं, आपको पता ही नहीं कि आप बजट में आपको क्या शामिल करना है। तो क्या ये जो चर्चाएं होती है उससे वाकई में बजट में कुछ हासिल होता है? और दूसरा ये कि कर्ज लेकर के चीजों को डिलीवर कर पाना, क्या ये सही आपको लगता है, या फिर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, एक चिंता का भी विषय है प्रदेश के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार का जो दावा, सरकार तो डाटा पर चलती है। उन्होंने कहा कि जीएसडीपी के इतने अनुपात में हम ले सकते हैं। उनका ये दावा है कि हम परमिटेड लिमिट नहीं है हमारी बोरोइंग जो है वो जो अनुमेय सीमा है उसके अंदर, उसके दायरे में ही हमने कर्ज लिया है जितना हम ले सकते हैं। तो वो तो ठीक है, वो तो जो एक्ट बना हुआ है, बजट को लेकर जो एक्ट बने हुए हैं, जो प्रावधान है उसके दायरे में ही उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। अब ये जो पैसा स्टेक होल्डर से तो मंथन करना ठीक है, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत होती है उनकी, दूसरे लोगों के साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बातचीत करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट लाने के लिए। तो उस हिसाब से वो तय करते हैं, क्योंकि परिदृश्य बदलता रहता है, मार्केट की पोजीशन भी बदलती है, अर्थव्यवस्थाएं बदलती है, अंतरराष्ट्रीय स्थितियां भी बदलती हैं, आयात निर्यात की शर्तें और उनके अवसर भी बदलते हैं, सारी बातें हैं। अभी टैरिफ वार चल रहा है अमेरिका के साथ, तो उसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है। अभी देखिए कि ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उस पर चावल का जो आयात है, वहां निर्यात ईरान के लिए, उस पर बाधा आ गई है। तमाम जगह जो हमारे देश में जो चावल उत्पादक क्षेत्र हैं उनका चावल कहीं पोर्ट पर जो है पाइल अप हो रहा है, वहां ढेर लगे हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि वह प्रतिबंध लगे हुए हैं। कई प्रतिबंधों के कारण जो है वो उसका निर्यात संभव नहीं हो पा रहा। तो ये सब बातें देखनी पड़ती हैं, बजट में इनका रिफ्लेक्शन भी आता है और वो प्रदेश की प्राथमिकताएं भी तय होती हैं। लगातार जो है जनता की ओर से जनप्रतिनिधि विधानसभा सत्रों में मुद्दे उठाते हैं, कहीं तो टीचर्स की कमी है, कहीं जो है डॉक्टर्स की कमी है। अभी ये खबर थी कि फार्मासिस्ट की बड़ी कमी है, तो फार्मासिस्ट की पूर्ति करनी होगी, डॉक्टर्स की कमी है। लगातार जो है मंत्री जी बयान देते रहते हैं कि डॉक्टर्स की कमी नहीं रहने दी जाएगी, लेकिन लगातार जो है पिछले 10-12 साल से ही जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पावर में आ गए, हमने एमबीबीएस सीटें इतनी कोई 600-700 से लेके इतनी बढ़ा दी, 1000-1500 कर दी, तो वो जो है इसके बावजूद जो है डॉक्टर्स की पूर्ति नहीं हो पा रही। तो अब ये सब बजट में सरकार कैसे इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करती है, देखने की बात है। पैसा तो आता है, टैक्स पेयर ही देता है, सरकार के पास कोई जेब नहीं है, ना उसके पास कोई सोर्स है अलावा टैक्स पेयर के। टैक्स पेयर्स के जरिए पैसा आता है और उसी के जरिए, उसी के हित में, उसी के कल्याण में खर्च होता है। लेकिन सवाल यह है कि वो उसका एक संतुलन ठीक स्थापित होना चाहिए कि पैसा आ रहा है उसी अनुपात में उसकी जो प्राथमिकता है और जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि सरकार किस तरह से बजट पेश करती है। प्रियदर्शनी जी, सवाल कर्ज को लेकर के ही है कि एक तो कर्ज ले रहे हैं, दूसरा ये है कि वो जा कहाँ रहा है। आप लोग की तो सरकार, आप तो कहेंगे कि हमने यहाँ लगाया, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं दिखता। और दूसरा ये है कि कुछ योजनाओं में भी उसके एडवर्टीजमेंट में इतना ज्यादा पैसा आप लोग खर्च कर देते हैं कि उस योजना में अगर आप उसको लगा दें तो उसका शायद लोगों को फायदा मिल जाए। इस पर भी आपत्ति थी, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो मैंने जैसे अपने पहले सेगमेंट में ही बोला कि किस तरीके से हुड्डा साहब की सरकार जब हमारे पास आई थी, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ आरबीआई से इन लोगों ने 60,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। केंद्र सरकार का भी इसमें मिला ले तो लगभग 1,35,000 करोड़ का कर्जा तो इन्होंने ले रखा था। तो अगर हुड्डा साहब की हम स्टेटमेंट को चलिए हम सत्य मानते हैं, वैसे सत्य तो है नहीं, लेकिन चलिए मैं तो उनकी स्टेटमेंट को अगर सत्य मान लो, तो उनके हिसाब से तो अगर डबल हो रहा है तो जो हमें सरकार मिली थी, तो हमारा इस टाइम जो कर्जा होना चाहिए वो करीबन 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि जहां पे जन कल्याण की अगर हम लोग बात करें तो हमें जब स्थिति मिली थी हरियाणा की तो बहुत ही झज्जर हालत में मिली थी। ऐसी हालत में मिली थी कि हरियाणा में बदहाली थी, ना ही कोई जैसे ऐसी स्थिति थी कि किसान परेशान था, क्लर्क भाई परेशान थे, अध्यापक परेशान थे। ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो परेशान नहीं था इनसे। अगर परेशान नहीं होता तो इनको उखाड़ क्यों फेंकता? अगर परेशान नहीं होता, मुझे तो 100 बात की एक बात, अगर परेशान नहीं होता तो हरियाणा के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में की अगर हम बात करें तो भी ये पहली बार हुआ है कि कोई भी पार्टी तीसरी बार यहाँ पे सरकार बना रही है।
तो ये इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव, विश्वास है। और दूसरी बात कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं चाहे आप देख लीजिए, चाहे हमारे नायाब सिंह सैनी जी की योजनाएं देख लीजिए, कोई भी योजना आप हमारी उठा के देख लीजिए। नहीं, यही तो मैंने प्रश्न पहले हो ही रहा ना बोला कि कि हमने प्रियदर्शनी जी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे योजनाएं काम तो किया ठीक है, है, चलिए आप हमने योजनाओं को हमने एग्जीक्यूट एजुकेशन करिए, पे लेकिन काम उसके किया लिए जो है। आप लोग बजट एलोकेट करते हैं उसमें आधा बजट तो हम आपका लेके आए, आज उसके मेट्रो एडवर्टीजमेंट पे लेके आए, खर्च हम हो जाता है, लेके तो वो अगर आप लोगों में लगा देंगे एडवर्टीजमेंट की बजाय तो लोगों को उसका लाभ मिल जाएगा। सर पता नहीं कौन सा एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। हुडा साहब शायद अपने जमाने की बात कर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम ये कांग्रेसी कौन सी बातें करते हैं और कौन सी मनोहर कहानियां ये पढ़ के आते हैं। मैं तो जी डेटा पे बात करती हूँ, और ये जो मैंने आपको बताया है ये भी मैं डेटा पे ही देख के बता रही हूँ। जो कर्जा इन्होंने लिया था, पहले इसका जवाब दे, इन्होंने किस बात के लिए कर्जा ले रखा था, इन्होंने क्यों सर्कल रेट बढ़ा रखे थे? मतलब कि किसानों से पहले जबरदस्ती उनकी जमीनें ले ली जाए, उसके बाद उसका अधिग्रहण कर दिया जाए, और उसके बाद 6 महीने के अंदर ही उन्हीं प्रॉपर्टियों को 600%, लेकिन वो तो कहते हैं उनके समय में तो नंबर 1 था हरियाणा। वो ये कहते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया प्रदेश में, देश के अंदर बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ हरियाणा था, हर क्षेत्र में अग्रणी था। अब आप लोगों की सरकार में वो अग्रणी नहीं रहा, इसलिए उनका इस पर प्रश्न होता है कि हमारा जो नंबर 1 हरियाणा होता था वो उन चीजों में, उन पायदानों पर नहीं है, इसलिए आपका जस्टिफाइड नहीं होता जो आप कर्ज ले रहे हैं। नहीं, उनका जस्टिफाइज मतलब क्या? नंबर 1 हरियाणा में आपने एक इन हुडा साहब ने रट लिया, मारुति लेके आए, हम मारुति लेके आए, अरे आप मारुति लेके आए और उसके बाद आप ही के समय में वो मारुति चली गई गुजरात, करेक्ट? आप ही के समय में चली गई मारुति, आप लेके आए और उसके बाद चली भी गई, टाटा बाय बाय कर दिया। दूसरी बात, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि इस समय सबसे ज्यादा फिनटेक कंपनियां कहाँ है? हरियाणा में है। सबसे ज्यादा फिनटेक कंपनियां कहाँ है? हरियाणा में है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा अब कहाँ आने वाला है? हरियाणा में आने वाला है। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस समय भी हम लोग अभी जापान की यात्रा करके भी आए हैं, हमारे नायब मुख्यमंत्री जी, जिसमें कि माननीय मंत्री साहब राव नरबीर जी भी गए थे। हम लोगों ने लगभग 58 के करीब MOU साइन किए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पोल्यूशन को लेके। हमारी जिसको कहते हैं बाकायदा सिंगापुर से टीम आ रही है जो बाकायदा इस पे काम करेगी। बार तो आ गए ना, लगभग 11 साल अगर आपको किसी प्रदेश के अंदर होने को आए हो तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना इन्वेस्टमेंट कितना आया है इस प्रदेश के अंदर, कितने MOUs हैं जो धरातल पर आप उतार पाए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आप लोन जो ले रहे हैं उसको रीपे कैसे करेंगे ना। देखिए बेसिक सवाल तो यही था ना प्रियदर्शनी जी, देखिए कर्ज लेने पर आपत्ति नहीं थी, बात यह है कि आपने जो कर्ज लिया एक तो उसको कहां खर्च किया, दूसरा उसको रीपे कैसे करेंगे, उसका मोड क्या है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लिया हुआ कर्ज आप चुका रहे हैं, तो आगे जो कर्ज आपने अभी लिया हुआ है उसको कैसे रीपे करेंगे आप? जैसे ये चुका रहे हैं वैसे वो भी चुकाएंगे, और जन कल्याण का काम भी करेंगे, और हर बहन को 21 और भी देंगे। जैसे ही जो चीजें उन्होंने नहीं की है, देखिए अगर आप ये कंपेयर करेंगे कि हम कैसे चुकाएंगे क्या करेंगे, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। जब इनका चुका रहे तो अपना क्यों नहीं चुकाएंगे? आप ये बताइए, हम तो इनके बोझ तले हैं। इन्होंने जो भट्टा धार कर दिया था, अफसरों का करप्शन हत्या, आज पोर्टल कौन लेके आया सर? बस 100 बात की एक बात सर, एक बात बताइए सर, एक ईमेल लिखने से या पोर्टल से अगर आप रजिस्ट्री कर रहे हैं या पोर्टल से कोई काम हो रहा है तो उसमें कौन सा बिचौलिया पैसे लेगा? कोई बिचौलिया पैसे नहीं लेगा। अगर कोई भी चीज ऑनलाइन हो जाएगी तो उसके लिए कोई भी बिचौलिया आपसे पैसे नहीं लेगा सर। आज ये बिचौलियापन किसने खत्म किया? आज 24 फसलों पे MSP कौन दे रहा है? आज हम दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। ऐसा कभी कोई मुख्यमंत्री मैंने तो आज तक नहीं देखा इतिहास में कि शपथ बाद मिली है और उसके बाद पहले 32,000 लड़कों को नौकरियां पहले दे दी है। कृष्ण शर्मा बास्ताड़ा जी जवाब दीजिए। सर आयुष जी, 1966 से और 2015 तक हरियाणा में चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीच में 1-2 कोई और भी आई, तो 90,000 करोड़ का कर्जा था, और आज जो कर्जा है 5 लाख करोड़ का है। और दूसरी बात ये है, जो ये बजट कर रहे हैं 2025-26 का, उसमें 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है, उसके लिए कितने सवाल नहीं इन्होंने क्या उसमें रखेंगे ये? और इन्होंने किसानों के लिए अगर किया है, पहले किया है, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया कर्जा लेके। अरे कांग्रेस ने कर्जा इतने लेते थे जितनी जरूरत होती थी। आप लोग तो एडवर्टाइजमेंट, आप लोग तो दिखावा, आप लोग तो मतलब एक भरम जाल के लिए लेते हैं। हमारा आप 5 लाख करोड़ का आपने कर्जा कर दिया हरियाणा के ऊपर, और आप से 5 लाख करोड़ का गलत डेटा मत दीजिए किशन भाई, गलत डेटा मत दीजिए। 5 लाख करोड़ का कहाँ है कर्जा? बताइए मेरे को, ऐसे मत बताइए कहाँ से आप बोल रहे हैं, ऐसे ऊपर से हवा में बोल देंगे आप, मैं मान जाऊंगी।
बासाड़ा जी, लेकिन सही आपको डाटा तो टाइम रखना बहुत पड़ेगा ना। बताइए, कौन 5 सी लाख वेबसाइट से करोड़ बोल अगर रहे आप हैं? एग्जैक्ट एक देखो, अमाउंट बता रहे हैं तो फिर ये डाटा आपको किसने दिया है 5 लाख करोड़ का कर्ज? जो नोटबंदी से कोरोना की मार से जो छोटे मोटे जो हमारे उद्योग थे, जिसमें हमारे मध्य आयुष जी के वर्गीय प्रश्न या का बीच जवाब के दीजिए, आपने कहाँ या से देखा बड़े ये लोगों डेटा? के बीच का एक वर्ग कहाँ से होता देखा है, आपने ये डेटा वो 5 अपना लाख करोड़ का? परिवार। ऐसे अरे गलत भाई बात सुन मत लो बोलिए ना आप। नेशनल चैनल पे आके। नहीं, ठीक मैडम है, जी, लेकिन सुना करो बासाड़ा आप। जी ये बात सही है प्रियदर्शनी जी और की, ये भाई अगर आप डाटा 5 टूटे लाख करोड़ तो का ये, डेटा कोट कर रहे हैं तो नेट फिर पे मुझे रखे बताइए ना सब कि कोई ये भी डेटा देख कहाँ सकता से है मिला? नाम भाई ये माना जाएगा विधानसभा के पटल पर जो आयुष सरकारी जी। आंकड़ा रखा गया उस हिसाब से आप बताइए, आप तो 5 लाख करोड़ का डाटा आपको किसने दिया है कि प्रदेश में 5 लाख करोड़ का कर्ज है? क्योंकि आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि 5 लाख करोड़ कर दिया इन्होंने। नहीं कहाँ है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। बताइए। और डाटा हम देंगे आपको, हम देंगे। कहाँ देंगे, हम कब देंगे देंगे? जो अब अभी बजट में दीजिए, आएगा गूगल होगा उसमें आपके 5 पास, लाख से दीजिए, ऊपर मैं जाएगा बैठी हूँ, इनका। मैं दे देती हूँ आपको कितना कर्जा है। 3.5 का तो आपका पहुंच चुका है मैंने पिछले आपको वर्ष। बताया ना आपके समय पे कितना जिस गति कर्जा से है, आप आप बताइए कर्जा, कितना है। जिस गति से आप कर्जा ले रहे हो उस गति के नहीं आंकड़े नहीं, अब आगे हमारे क्या हो पास जाएगा हैं। इन गति तो फ्यूचर? ऐसे तो बताओ आप आप, मैं 5 गति लाख बोल क्यों रही कह हूँ। रहे हैं? फिर तो ऐसे बोल दीजिए कि 10 लाख अरे करोड़ कर आपके- देंगे, फिर ये मत आपके कहिए जो ना। आपके डाटा जो है कैग के उसको सही मुखिया तरीके थे, से कोट करिए, ठीक है? जिसने आगे बढ़ते हैं कोयला इससे। घोटाला, गलत डाटा सत्ता मत घोटाला, गलत डाटा इतने मत पेश करिए, ठीक है? आगे बोलिए। अपना बच्चा वो दिखाया था घोटाला, कहाँ गया उसने? आपने राज्य लोकसभा में उसने आपको टिकट दे दिया, आपके मुखिया ने अनुमानित। आप टॉपिक से कहाँ बदल आपके रहे हैं जज ने किशन कहा भाई? भी 7 कैसी साल तक बातें कर मैंने रहे हैं? विचार किया। हम आपसे डेटा मांग रहे क्या हैं, बात डेटा करते कहाँ हो है सर? आप लोग? बासाड़ा जी, लेकिन भाई ये तो जवाब दीजिए ना। आपने मैं किसानों कह रहा के हूं लिए कि क्या अगर किया? आपने 80,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ तक भी अगर आप लोगों ने लोन लिया था तो वो जस्टिफाइड था, और ये ज्यादा हो गया तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ये ऐसा कैसे भाई? सब सरकारें लेती है ना कर्ज, आपने भी तो लिया था ना। ये तो बताना पड़ेगा ना कि आपने वो जो कर्ज दिया था उसका लाभ क्या मिला जनता को? क्या किया? पर्यावरण के लिए आपने 60,300 करोड़ का कर्जा तो इन्होंने सिर्फ आरबीआई से लिया था। केंद्र सरकार मिला के 1500 करोड़ आपके मंत्री ने माना। आप बताइए अपना। इसी चैनल के माध्यम से राव नरवर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर, उसने कहा भाई इसमें फ्री गुड़गांव में तो मंथलियां लेते हैं थानेदार। आप तो सारा बजट आप जम कर लेते हैं, आप हमारे से प्रमाण पत्र मांगते हो। आप अपने राव नरवीर सिंह से मांगिए, इसी चैनल पे बैठ के उसने ये कहा था भैया हमने तो ये जाम खुलवा दिया, और लेकिन ये थानेदार मंथली लेते हैं भैया, ये काम ये बाद में हटवाओ। ये बातें भ्रष्टाचारी की बात आप करते हो, सारा बजट आप ही जाते हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बजट खाली बजट मंथली लेने में चला जाता है, लोगों तक नहीं पहुंचता। आपका ये आरोप है कि ये जो बजट आता है वो लोगों में बट जाता है, मंथली लेने में चला जाता है, वो लोगों तक नहीं पहुंचता है, आप ये कह रहे हैं? मंथली तो राव नरवीर सिंह इनके कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने आपके चैनल से बोला भाई साहब नहीं, आपने देखा है उनको करते हुए? आप ही बताइए, आप इतने मतलब मैच्योर व्यक्ति हैं, आप बताइए ऐसे अच्छा लगता है नेशनल डिबेट पे ऐसी बातें बोलना आपको? आपने देखा आपको अच्छा लगता है? आप इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, आपको मालूम है आपके ऊपर चलिए पंजेटा जी, ठीक है पंजेटा जी का रुख कर रहा हूं, ठीक है। डाटा मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, मेन आपत्ति देखिए उनकी यही थी। अब अगर आप 5 लाख कहेंगे, आप ये कहेंगे कि अब आगे आने वाले समय में 5 लाख करोड़ कर देंगे तो फिर आप 10 लाख करोड़ भी कह सकते हैं, लेकिन अभी जो डाटा प्रदेश के ऊपर कितना कर्ज है वो डाटा सही आपको कोट करना चाहिए, ठीक है? पंजेटा जी देखिए, पहले तो बजट अब 26-27 का आएगा, 25-26 का तो ये दे चुके हैं, और जब तक बजट एट ग्लांस नहीं आगे आता तो फिगर्स के ऊपर तो कोई भी बात नहीं कर सकता। सरकार का ये बता देना कि हम इतना पैसा इस पे हमने खर्च कर दिया, ये बात उसका आगे अंदर सिर्फ कह देना और ये यूटिलाइज हुआ है, मिस यूटिलाइज हुआ है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी बता रहे थे मेरे को सारी जानकारी है सरकार का, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से रेवेन्यू आता है, कहाँ गाड़ियों से कितना कलेक्ट होता है, रोड टैक्स से कहाँ आता है, स्टैंप ड्यूटी से कितना आता है, सरकार सारा ब्यौरा देती है। हमारे पास पार्टी ऑफिस में सारा बजट का जो है वो ब्यौरा आ जाता है। लेकिन आप ये देखिए आयुष जी कि हमारे समय में ना तो कोई जीएसटी था, 5,000 में गाड़ी की आरसी बन जाती थी। आजकल तो रोड टैक्स तो लाखों में सरकार ले रही है, वसूल कर रही है। स्टैंप ड्यूटी भी आपको पता है पहले कितने थी, बिजली के बिल भी आपको पता है पहले कितने थे, टोल टैक्स भी पता है आपको पहले कितने थे। तो सारा कुछ आपको पता है कि पहले क्या था। और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूंगा, हमारे पास 4 लाख पक्के कर्मचारी, हम भी उसी वेतन आयोग को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे पास, हमारे समय में सेंटर में होने के बाद भी हमने हरियाणा के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम रखी, हमने नहीं लागू करी। हरियाणा में जब तक ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार हुई हम पुरानी पेंशन देते। तो अब आप सारा कुछ
देखते हुए भी, और हम खजाने भी हरियाणा प्रदेश के भरे छोड़ के गए, अनुमानित हम बोल सकते हैं कि अनुमानित हो सकता है 4 लाख करोड़ का कर्ज हो। अनुमानित शब्द का इस्तेमाल बेटर रहता है। लेकिन अगर 4 लाख करोड़ का भी कर्ज था और 1 लाख करोड़ हुड्डा जी छोड़ गए थे, जिसमें कहते हैं कि 70,000 68,000 करोड़ के आसपास का कर्ज था, और कुछ बिजली कंपनियों का मिला के लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का बैठता था। तो 3 टर्म्स में पिछली भाजपा की ये 4 साढ़े 4 लाख करोड़ कैसे चला गया? बाकी का जो ऊपर का कर्ज है वो किसने लिया? और आपने कर्ज भी लिया और आपने जनता के ऊपर निरंतर बोझ भी डाला, और आपका उस हिसाब से जो है, अगर आपने मुझे 100 रुपए दिए आयुष जी, और मैंने कहा आयुष जी वो तो खर्च हो गए, मैंने तो अपना जो है वो यूटिलाइज कर लिया। अब मैं आगे से ये ना बताऊं और मोटा मोटा आपको बता दूं आयुष जी 50 रुपए यहाँ खर्च हुए, 25 रुपए यहाँ हुए, 25 रुपए यहाँ हो गया। लेकिन उसके अंदर उसको यूटिलाइज और मिस यूटिलाइज, उसमें करप्शन कितनी हुई, उसमें टेंडर के 50% कितने लिए, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर के पास क्या गया, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये जनता की आज जो है जितना सोशल मीडिया कहते हैं कि जागरूक हो रही है जनता, एक एक चीज की पूरे देश में आज डिटेल जो है वो 2 मिनट में एक फोन पे है, सबके पास आ जाती है, कहाँ क्या हो रहा है, एक एक घटना उसी वक्त। तो आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये जो पैसा है वो मिस यूटिलाइज ज्यादा हो रहा है, और जनता को जो उसका सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनता के जो वो काम आना चाहिए, जनता को कोई राहत की कोई उम्मीद, अब मुझे बताइए कब ऐसी हुई कि बजट आया और जनता ने ये राहत की सांस ली हो, भी किसान ने ली हो, कर्मचारी वर्ग ने ली हो, या स्टूडेंट्स ने ली हो कि भाई हमारे लिए, या मतलब कहीं पे कोई चीज सस्ती हुई आपको दिखी हो, सरकारी कोई आपको फीस सस्ती मिली हो, कोई टैक्स अब बढ़ता क्यों है? अब प्रश्न, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये स्टैंप ड्यूटी, ये बिजली के बिल, ये टोल टैक्स, ये सारी चीजें जो है ये निरंतर बढ़ क्यों रही है? ये आपसे क्यों वसूला जा रहा है? क्योंकि जो कर्ज है, अब आप ये देखिए, कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी हरियाणा सरकार कर्ज लेती है। कर्ज के ब्याज को, कर्ज को नहीं कहा मैंने, कर्ज का जो इंटरेस्ट है उसको चुकाने के लिए भी हरियाणा सरकार कर्ज, और भाजपा की सरकार ने लिया है। पिछले 12 साल में पूछिए कितने बजट में इन्होंने ये काम किया है, और आने वाले बजट में भी लेंगे ये कर्ज। तो क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हरियाणा की सरकार एक दिन आके ये बोलेगी कि हरियाणा के ऊपर जो हमने पिछला बताया था कि पिछली एक फिगर दी थी कोई 3.25 लाख करोड़ की, कि हम 3.25 लाख करोड़ से बजट को 2.25 लाख करोड़ के कर्ज को 2.25 लाख करोड़ पे ले आए हैं, और इनकम हमारी 1 लाख करोड़ के आसपास, जितनी भी वो तो रेवेन्यू स्लिप्स है वो सारी की सब, वो तो सारा कुछ आ ही जाएगा सामने कि कहाँ से सरकार। तो मैं ये नहीं कह रहा, जीएसटी में अगर देखा जाए तो हम तो टॉप 5 में, और अगर पॉपुलेशन आपसे अगर देखा जाए तो उसमें तो हम एक पीपल है उसमें नंबर 1 पे है देश में जो हम जीएसटी दे रहे हैं। लेकिन क्या उसके अनुपात में हमारे को सरकार वापस देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है आप, ठीक है, तो आपकी आपत्ति इसी बात पर है कि एक तो रीपे का मोड क्या होगा, और दूसरा ये दो लाइनें बोल के खत्म कर रहा हूं। क्या उसमें सरकार कहती है आप हमसे लोन ले लो, जो हमारा जीएसटी कंपोनेंट है उसके हिसाब से भी कहती है आप लोन ले लो। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जा रही है सर, सबको बच्चे को पता है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हाँ तमिलनाडु में भी जा रही है, कर्नाटक में भी जा रही है। उस हिसाब से जो हमारे को फायदा होना चाहिए कैपिटल के साथ होने का, सिर्फ वही फायदा हो रहा है। अगर गुड़गांव की अगर हम बात करें, अगर आप पर कैपिटा की बात करें तो हरियाणा का आम शहरों की ऐसी हालत नहीं है। उसमें एमएनसीज भी हैं, बहुत से बाहर के नागरिक भी हैं जो गुड़गांव में रहते हैं, जितनी एमएनसीज हैं उनके लोग यहाँ रह रहे हैं। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से जितनी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बजाय हमने इतना पैसा हैपनिंग हरियाणा पे खर्च किया, इतने एमओयू साइन किए, उसका 5% भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। बिल्कुल सही है, और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रीपे का मोड जाहिर है कि वो प्रश्न बराबर बना रहेगा। राजेंद्र जी, भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि भाई अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट तो वो 12% से ज्यादा कम हो गया प्रदेश के अंदर, इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, नई इंडस्ट्रीज लगेंगी नहीं, तो अब आप जो रीपे है वो कैसे करेंगे? और ये कर्ज, फिर ये भी आंकड़ा दिया जाता है कि भाई आप ये देखिए कि 2014 तक हरियाणा को बनने के बाद कितना कर्ज था, और पिछले 10-11 साल में ये कितना बढ़ गया, तो फिर वो पैसा कहां गया और इसको कैसे रीपे किया जाएगा?
राजेंद्र जी। राजेंद्र जादव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रियदर्शनी जी, आपसे भी फिर यही प्रश्न है। जी सॉरी, मैंने जी सुना नहीं था प्रियदर्शनी जी, आयुष जी, यही प्लीज सवाल बोलेंगे, रिपीट अभी भी करेंगे। बरकरार है कि कैसे प्रीपे करेंगे भाई। 12% से ज्यादा आपका इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट था वो कम हो गया है। इंडस्ट्रीज आएंगी नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, तो फिर आप जो कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं, रीपे कैसे कर पाएंगे उसको? और ये भी आंकड़ा नहीं फिर वो देखिए, रख रहे हैं कि आप रीपे देखिए जैसे वही हरियाणा मैंने बना पहले दूसरे बनने सेगमेंट में से भी बोल लेकर दिया के कि और हम तो अभी इस समय 2014 में 10 भारतीय लाख जनता का पार्टी ही की रीपेमेंट सरकार कर रहे आने हैं। तक 80,000 के करोड़ के आसपास का कर्ज था, और आपने उसको 11 साल में, जाहिर है कि दोगुने से ज्यादा फिर तो ये हो गया। कैसे इसको रिपे करेंगे? नहीं देखिए, पहली बात तो कि हम लोग रीपे कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेटली सरकार को भी चिंता है और हम कर देंगे, हम पूरे विश्वास के साथ। अगर हरियाणा की जनता को हमारे पर विश्वास है तो हम बिल्कुल करेंगे। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमें मालूम है कि लोगों के काम कैसे करने। दूसरी बात, अभी रजत जी ने पूछा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहाँ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो डीएनडी फ्लाईओवर में रजत जी जा सकते हैं, वहां पे किस किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया वो बिल्कुल देख सकते हैं। आज ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थी। इनफैक्ट ऐसा था हाल पहले तो कि महिलाओं का 6 से 7 बजे के बाद हरियाणा में घर से बाहर निकलना भी बंद था। इसलिए नहीं बंद था कि कोई, जिसको कहते हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी घरों में, इसलिए था कि कहीं भी गैंग वॉर हो रही है, कभी गैंगस्टर हो रहा है। आज हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो मैंने पहले ही बोला, पहले सेगमेंट की सबसे ज्यादा फिनटेक कंपनियां कहाँ आ रही हैं, कहाँ आ रही है, पहले हम उस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। आज स्टार्टअप इंडिया, आज स्टार्टअप जो सबसे ज्यादा खुल रहे हैं बैंगलोरो के बाद, अगर खुल रहे हैं कहीं तो वो गुड़गांव में खुल रहे हैं। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं वो सुविधा दे रही है, वो प्लेटफॉर्म दे रही है नए एंटरप्रेन्योर्स को, युवकों को, जिसमें आपको रोजगार भी मिल रहा है, आप वहां पे कमाई भी कर रहे हैं। आप इस तरह नजरिए से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक विकसित भारत की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन हम ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आज जीएसटी की जब दरें घटाई गई है तो इससे कितना बड़ा फायदा हुआ है एक आम नागरिक को। आम नागरिक से जाके पूछिए, अगर वो मोदी गुण नहीं गा रहा हो, आम नागरिक से जाके पूछिए कि उसे ये नहीं लग रहा हो कि मोदी है चलिए, तो आम मुमकिन है। नागरिक को ही फायदा इनके मिले और बोलने से बजट नहीं कम से कम चलेगा। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं, उस पर खरा उतरे, ये देखेंगे हम लोग कि बजट में क्या कुछ रहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बजट का इंतजार प्रदेश की जनता को है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार के बजट में आम जनता को क्या हासिल होता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।